हवा दें। ये दम भरने वाली पॉलिटिकल पार्टियां एक बार ये भी तो बताएं कि खुद उनके दलों के अंदर कितना लोकतंत्र है। क्या उनके दल में पदाधिकारियों की नियुक्ति का तरीका पारदर्शी है? क्या इनमें सभी वर्गों की भागीदारी होती है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ये सारे सवाल आज फिर चर्चाओं में। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में यह बात क्या छेड़ी, राजनीतिक दल अपने भीतर झांकने को मजबूर हो गए। सीपी जोशी ने दलों के भीतर लोकतंत्र की वकालत की तो जुबानी सबने कहा होना यही चाहिए, पर ऐसा करता कौन है? आज इसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस 10 शेड्यूल को खत्म करें। कोई आदमी किस पार्टी से जीत के आ रहा है, यदि उसका वायलेशन करना है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, किसी को अपील करने का अधिकार नहीं। तो स्थिति बेहद स्पष्ट है। क्या कुछ स्पीकर सीपी जोशी ने कहा है, ये सभी के सामने है। और इस वक्त इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सत्येंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता, मेरे साथ हैं। पुनीत कर्णावत जी, बीजेपी नेता, मेरे साथ हैं। शंकर नारोलिया जी, प्रदेश महामंत्री हैं आरएलपी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत श्याम सुंदर शर्मा जी आपसे करना चाहता हूं। एक वक्त था जब कुछ वॉक थ्रूज चला करते थे चैनल्स पर, रिपोर्टर पहुंचकर जानकारियां देता था कि देखिए पार्टियों के दफ्तर में चुनावी कार्यालय खुले हैं। अब तो इस तरह के कार्यालय खुलते भी होंगे तो उसे कवर तो करने ही नहीं दिया जाता। जैसे आपने कहा कि पहले लोकतंत्र जीवित हुआ करता था, लोग जो नीचे की पार्टी के स्तर के पदाधिकारी तय करते थे ऊपर मान लिया। आजकल हाईकमान निर्देश देता है, वो सब कुछ होता है। ये पार्टी एक पार्टी नहीं, ये दोनों पार्टी जो बड़ी बड़ी पार्टी सब में एकाधिकार का बोलबाला है कि सीपी जोशी को ओम बिरला जो है, जो पीठासीन के लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उसमें कहा था कि 10वीं अनुसूची का अधिकार कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून अब बिल्कुल जो जिसके लिए बनाया था वो खत्म हो गया है। जैसे सीपी जोशी ने, सही बात है, आपने कहा कि वहां जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा था उसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मैं अपने राजस्थान की घटना को जिस प्रकार से उन्होंने बयान किया कि मैं जब स्थिति में फंसा था तो किस प्रकार राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। हाँ, ये जिस प्रकार से जी, मैं फिलहाल अपनी डिबेट को पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर ही रखना चाहता हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम राजनीतिक दलों से बोलेंगे तो वो हाई ग्राउंड तो ले लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये बोल रहे होते हैं ये आंतरिक लोकतंत्र, ये किस चिड़िया का नाम है? इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन बता देंगे क्या करना है। कुछ बोलोगे तो हम बोल देंगे कि तुम बोलते हो। देखिए स्वप्निल जी, आपने कहा ना कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में उठा था मामला, गुलाम नबी आजाद ने उठाया था, पी चिदम्बरम ने उठाया था। अब क्योंकि कोई भी लोकसभा अध्यक्ष हो या विधानसभा के अध्यक्ष हो, पार्टी के नेतृत्व करते विधायक होते हैं और विधायक होने के नाते वो बाद में चुनाव लड़ने भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति जो बनती है वो पार्टी कहती है, वो जो करते हैं। जैसा हो रहा है, जो हुआ पिछले भी हुआ और फिर क्या। लेकिन ओम बिरला बिल्कुल अलग बात कहते हैं कि हमने जो 10वीं अनुसूची में असीमित अधिकार है उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई हुई है। खुद सीपी जोशी उस कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। अगर रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो हम सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद वो क्या निर्णय करेंगे वो बात अलग है। लेकिन पार्टी में लोकतंत्र है नहीं है। ये आज सवाल क्यों उठने लगा? उठने इसलिए लगा कि जो लोग पार्टी में काम करते रहते हैं, जो पदाधिकारी नहीं बनते हैं, मतलब पदाधिकारी वो बनता है। अब देख लीजिए दोनों पार्टी में कौन पदाधिकारी बना। हाँ? निर्णय किसका होता है? कार्यकर्ताओं का, नेता जो उनका नहीं होता। निर्णय होता है कुछ सीमित लोगों का। और सीमित लोग एक तो परिवार के अंदर ही, एक परिवार हट नहीं सकता, उस परिवार के बिना पार्टी चल नहीं सकती। तो उस परिवार का अध्यक्ष बनेगा, निश्चित रूप से कोई खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। बेहद सिंपल है। देखिए, राष्ट्रीय दलों की अपनी मजबूरियां हैं, वो उस हिसाब से अपने आंतरिक लोकतंत्र से छेड़छाड़ करती रहती हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है उसमें तो और मुश्किल हो जाता है आंतरिक लोकतंत्र को बरकरार रखना है। इसलिए मैं सबसे पहला सवाल राजनीतिक दलों में से आरएलपी से पूछना चाहता हूं। शंकर नारोलिया जी, देखिए डिसिप्लिन एक अलग बात है, अनुशासन एक अलग बात है और आंतरिक लोकतंत्र एक अलग बात है। आपकी पार्टी में है आंतरिक लोकतंत्र? बिल्कुल सर, हमारी पार्टी में जो भी निर्णय होता है सर्वसम्मति से सब मिलकर करते हैं। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगले आपके जो भी अध्यक्ष बनेंगे, कभी अगर जरूरत पड़ी तो
उसका प्रोसेस क्या होगा? नहीं सर, जो भी हमारे पदाधिकारी रहेंगे, जिलाध्यक्ष वगैरह हैं, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, सभी मिलकर ये निर्णय करेंगे कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अच्छा, आपके प्रदेश महामंत्री बनने के लिए चुनाव हुआ था, कहीं वोट पड़े थे, आपके अगेंस्ट कौन था? हाँ बिल्कुल, अगेंस्ट क्या कि सारे लोग जब इकट्ठे हो गए तो सर्वसम्मति से एक ही नाम हमारे सामने आया, पुखराज जी गर्ग साहब को एक बार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो भाई साहब ने पूछा सबसे, तो राष्ट्रीय संयोजक जी हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने निर्णय दिया और सबसे पूछा तो सबने एक ही स्वर में बोला कि पुखराज जी गर्ग को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। हाँ, अब देखिए, तो इसमें कोई इलेक्शन वाली स्थिति तो बन नहीं पाई। आगे भी अनुशासन के साथ आंतरिक अनुशासन के अनुसार जो भी निर्णय होगा वो सबकी राय से होगा। ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र भारद्वाज जी, देखिए जी, आंतरिक लोकतंत्र तो एक शिगुफा है मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों के लिए, और मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति चुनावों में जब कांग्रेस को पता था कि हमारा उम्मीदवार नहीं जीतेगा, तब भी उन्होंने नहीं, लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए, प्रत्याशी खड़ा किया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शहजाद पूनावाला खड़े हो जाए तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। स्वप्निल जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डिबेट दो इश्यू पे मेरे ख्याल से डाइवर्सिफिकेशन लेके जा रही है। एक तो ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र और एक लोकतंत्र की रक्षा की बात। लोकतंत्र की रक्षा की बात पे थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो सीपी जोशी जी ने जो बात कही है उसमें दो प्रश्न ये है कि लोकतंत्र कैसे जीवित रहे। लोकतंत्र के अंदर चुने प्रतिनिधि जो समयानुसार किसी भी लोक प्रलोभन के कारण पार्टी को छोड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर 1985 के अंदर इस एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इस लाने के बाद में उद्देश्य यही था कि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि निर्वाचित लोग ही पार्टी चलाएं और पार्टियों के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो। लोकतांत्रिक तरीका यही है कि एक पक्ष नहीं दो पक्ष खड़े हो, लोगों को चुनने का अधिकार मिले। मैंने बेसिक पहले उनका जो उद्देश्य था उसको क्लियर नहीं, उसका बेसिक उद्देश्य जो उन्होंने कहा है उसके पीछे उनका जो लॉजिक था उस पर मैं आके इस बात पे आना चाह रहा था। हर पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होता है, चला आ रहा है। हर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है। मैं कहना चाहता हूं आंतरिक लोकतंत्र के अलावा जो लोकतंत्र की हत्या की अगर बात करी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर पारंगत है। देखिए, मुझे आप ये बताइए, अगर आपके यहाँ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो वो खड़े हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आगे आप पिछला तो वो खड़ा हुआ तो आप उसको निकाल देते हैं। पायलट जी खड़े हुए, उसके पहले शरद पवार जी कांग्रेस के अंदर वो सब कहाँ हैं अंदर खड़े हुए? शरद पवार जी कहाँ हैं अब? उनको दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। शहजाद पूनावाला कहाँ है अब? नहीं, पार्टी दूसरी बनाने के पीछे नहीं, पार्टी दूसरी बनाने के पीछे उनका उद्देश्य दूसरा हो सकता है। हाँ? उनको स्वतंत्रता थी, लोकतंत्र था कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? लोकतंत्र में इस तरह हो जाता है किसी के साथ? शरद पवार जी भी खड़े हुए, कई लोग खड़े हुए, ऐसे कई सारे उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के पास में जो लोग खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक आदमी का नाम बता दे कि इनके अध्यक्ष के खिलाफ कोई खड़ा हुआ हो, या लोग ये अभी जो ठीक है, मैं उनसे पूछ ही लेता हूं ना। इनके जो हनुमान बेनीवाल जी के सुजाए नाम के अनुसार कोई खड़ा हुआ, मैं अभी पूछ ही लेता हूं। पुनीत कर्नावट जी, अब मैं आपको भी इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। पुनीत जी, सॉरी सबसे पहले तो कि मैं लेट आपके पास आया, लेकिन मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। एक समय महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का चुनाव, मनोहर लाल खट्टर का चुनाव, वो किस तरीके से हुआ था? क्या वो लोकतांत्रिक तरीका था? क्या विधायक दल की बैठक हुई थी, उसने नाम बढ़ाया था, या आलाकमान ने नाम भेजा था? विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस जी और मनोहर लाल जी खट्टर दोनों का निर्वाचन हुआ था। और आप आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक लोकतंत्र का अगर सबसे कोई जीवंत उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में है तो वो भारतीय जनता पार्टी। कैसे? मैं आप जितनी भी इस पे डिबेट कर ले उसमें जी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं। 1998 से लेकर 2020 के बीच में इन 22 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन लोग अध्यक्ष रहे, ये अपने आप बताता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से मुक्त पार्टी है। नहीं, आज की बीजेपी एक बदली हुई बीजेपी है, चलने वाली पार्टी, खासकर 2014 से जो बीजेपी नजर आ रही है। पुनीत जी, आप भी जानते हैं, एक अलग धार, एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस है, और वहां से आपके लिए चीजें बदल गई। अलग अलग क्षेत्र से आने वाले आप जी, मैं ये कह रहा हूं, अलग अलग क्षेत्र पहले की बीजेपी और 2014 के बाद की बीजेपी में अंतर है। अपनी
राजनीति शुरू की, ऐसे जेपी नड्डा और ऐसे श्री अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। आज सीपी जोशी साहब ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए 2019 में व्यवस्थाओं के अंदर 2019 में अमित शाह चाहते थे कि 2019 के चुनावों का मुख्य मुद्दा ये भी होना चाहिए पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से ठीक 4 साल पहले घनश्याम तिवारी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय घनश्याम तिवारी जी भाजपा में थे, उन्होंने कहा कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है। किसी एक नेता के कथन से आप भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं तो आप उनके कद्दावर होने पर शक कर रहे हैं। 98 से लेकर 2020 तक बताए अध्यक्ष, उससे तय करेंगे। और नहीं, आप उनकी राजनीतिक समझ उनके कद्दावर होने पर शक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में किन्हीं कारणों से डिससेटिस्फाइड रहे। हाँ। उन्होंने अपना उनको अपनी बात कहने का लगातार हक बना रहा। उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अपनी बात कही। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाशिए पर डाल दिए गए, कार्रवाई नहीं हुई, हाशिए पर डाल दिए गए। स्वरूप है। आप अगर वहां से कोई किसी को हाशिए पर नहीं डालता है, कोई किसी को हाशिए पर नहीं डालता है। आप अगर लोकतंत्र का अर्थ भी यही है कि ज्यादातर लोग जिस बात पर सहमति व्यक्त करते हैं उससे आपकी अगर असहमति है तो आप स्वाभाविक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे। सिर्फ पार्टी में ही नहीं, देश की राजनीति में भी जो लोग जनमत को नहीं समझ पा रहे और जनमत के खिलाफ जा रहे हैं वो लगातार पिछले 10 साल से हाशिए में चले जाते जा रहे हैं। ठीक है, यही लोग। लेकिन श्याम सुंदर जी, मैं आपको दोबारा लाना चाहता हूं। देखिए, बड़े राजनीतिक दलों में ये संगठन चुनाव तो खैर किसी तरह से समय पर हो जाते हैं, लेकिन नेतृत्व पहले से तय होता है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। पदाधिकारियों का चुनाव नेतृत्व मर्जी से करता है, कार्यकर्ता उसे मानने को मजबूर होते हैं। सारी प्रोसेस एक औपचारिकता होती है और उसके कई सबूत हैं। पता होना चाहिए सतीश पूनिया जी का चुनाव कैसे हो। जब तक बता रहा हूँ, सतीश पूनिया जी का चुनाव हुआ था तो 400 वोट से चुनाव ही नहीं हो पाए। और सुनिए अरे कर्नावटी जी, सुन तो लो, आप सुन तो लो, अरे आप सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लो, अरे सुन तो लो आप श्याम जी बोले तो आप देखिए आप मैं बात कर रहा हूँ। मेयर का चुनाव हुआ, किस तरह से हुआ, लोकतंत्र के अनुसार हुआ क्या? निर्देश आया ऊपर से, उनका चुनाव करना है। अशोक पन्ना जी का बना था, कैसे बने ये भी पता है इनका। और जिस तरह से अभी आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा बने हैं कांग्रेस के, वो कैसे बने, मनोनीत हो गए सीधे तौर पे। तो ये सारी चीजें बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी में भी सब कुछ ऊपर के कहने से हो रहा है। छोटी पार्टी में तो वो तो खुद ही परिवार का ही है। मायावती जी को ले लीजिए, हनुमान बेनीवाल जी को ले लीजिए या तेजस्वी जी को ले लीजिए, जो जितनी पार्टी बनी है वो तो खुद एकाधिकार रखती है, उसके आगे होता ही नहीं। हैदराबाद तेलंगाना वाले को ले लीजिए, वो भी अपना पूरा है। तो ये पार्टी में लोकतंत्र जीवित रखने के लिए जो अगर सवाल उठ रहे हैं, देखिए सीपी जोशी ने कहा कि लोकतंत्र के अनुसार पार्टी में निर्वाचन होगा अध्यक्ष का या पदाधिकारियों का, तो फिर वो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाएंगे, किसी के कहने से नहीं चलाएंगे। पुराने जमाने में मैंने देखा है कि देखिएगा जो निर्णय जिला संगठन करता था वो प्रदेश भी मानता था और राष्ट्रीय स्तर का मानता था। अब यहाँ है ही नहीं, लोकतंत्र के अंदर कुछ होता ही नहीं है। जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, पदाधिकारी कौन बनेंगे, ये सब तय होते हैं। तो सारी चीज एकाधिकार आ जाता है, उसे लेकर भी दिक्कतें रहती हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आरएलपी को इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। और एक बात बताइए मुझे शंकर नारोलिया जी, पूरी तरीके शंकर जी के आधार पर, उनकी कार्यक्षमता के आधार पर और उनके लगातार पार्टी में कार्य करने की सक्रियता के आधार उसके बाद एक डिक्लेरेशन हो गया। शंकर जी लोकतांत्रिक सुनिए, शंकर जी अब सवाल सुन ले। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, हनुमान बेनीवाल जी को केंद्रीय कृषि कानून पसंद नहीं आए, लेकिन जब तक उन्होंने अपनी राय नहीं रखी, आपके कार्यकर्ता या अन्य नेताओं ने कोई राय नहीं रखी। ये आंतरिक लोकतंत्र है। कोई तो निजी राय रहती होगी, ये आपकी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। नहीं है। चुनाव का अर्थ आपसी सहमति और आपसी सम्मान के साथ भी एक दूसरे का चुनाव करना है, जो भारतीय जनता पार्टी में है। शंकर जी आपसे मेरा सवाल था, दोबारा रिपीट करना। हाँ सर बताएं। शंकर जी मैंने कहा, दोबारा रिपीट करें एक बार क्यों जी। हाँ शंकर जी मैं ये कह रहा हूं, जब तक हनुमान बेनीवाल जी ने नहीं कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध करना है,
तब तक आपकी पार्टी से कोई और दूसरा स्वर तो उठा नहीं। ये अनुशासन में आ सकता है, ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र ये होता है कि शंकर नारोलिया मीडिया के कैमरे पर आते और कहते कि अभी पार्टी की लाइन क्लियर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये कानून गलत है या ये कानून सही है। नहीं सर, क्या हुआ उसमें, पहली बार जब हनुमान बेनीवाल जी दिल्ली गए तो यहाँ जब उनकी कोरोना रिपोर्ट आई वो नेगेटिव हो गई। नहीं, वो घटनाक्रम मुझे पता है, तो उनको दोबारा पॉजिटिव बता दिया गया। वो घटनाक्रम मुझे पता है। हाँ, लेकिन सर जब मैं आप सबकी इंडिपेंडेंट राय की बात कर रहा हूं। बोलने का मौका नहीं मिला उस टाइम, जिस दिन कृषि बिल जब संसद में पारित हुआ, जब उस पर चर्चा हुई तो हमारे राष्ट्रीय नेता तो वहां थे ही नहीं थे। और जब उनको पता चला तो बाहर आप लोग तो थे, आप लोग कुछ बता देते। और जब उनको पता चला तो उन्होंने खुले में विरोध किया। उन्होंने नहीं, जब उन्होंने आए, जब उनको पता चला और जब उन्होंने स्टडी करी इस कानून की, तो उन्होंने खुले में कहा है कि केंद्र सरकार इन बिलों के ऊपर विचार करे। शंकर जी, आप सोच के देखिएगा, आप जो कह रहे हैं वो आंतरिक लोकतंत्र की डेफिनेशन पर कैसे आ रहा है, आप सोच कर देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आप सोच कर देखिए, आप जो कह रहे हैं वो आंतरिक लोकतंत्र पे कैसे आ रहा है। नहीं सर, आंतरिक लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने ये विधेयक पास हुआ और जब इसकी स्टडी की हम लोगों ने, तो पहली बार सबके सामने बैठ के और भाई साहब ने ये बताया, हमारे राष्ट्रीय नहीं, फिर देखिए ये फिर वो महोदय बेनीवाल साहब ने, आप फिर घटनाक्रम बताने लगे, आप सवाल से फिर भटक गए। चलिए ठीक है, सत्येंद्र भारद्वाज जी आपके पास आ रहा हूं। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ होंगे, कहां हुआ इलेक्शन? जी, क्या उनके अगेंस्ट कोई खड़े होकर प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता था? पीसीसी चीफ जो कहां हुआ इलेक्शन? किसी को बोलने दिया गया? तात्कालिक कोई इलेक्शन नहीं है, वो गेहलोत साहब ने सिर पे हाथ रख दिया और अध्यक्ष बन गए। शंकर जी एक मिनट चुप रहे, मैं बोल लूं, जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं। मैं नहीं, सत्येंद्र जी आप बोले। परिस्थितियों के बता रहा हूं। हमारे अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे, उनका टर्नओवर पूरा होने के बाद में उनके बाद में उनको क्या नाम से गोविंद सिंह डोटासरा जी को बनाया गया। पहली चीज बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे कि श्याम सुंदर जी कुछ बनाया गया, कुछ बोल रहे थे, बीच बीच के अंदर इतना इंटरवीन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो डिबेट का मेन मुद्दा है उससे सत्येंद्र जी देखिए, आपने खुद कहा गोविंद सिंह डोटासरा जी को बनाया गया। सोच डिबेट करें। सीपी जोशी जी कह रहे हैं चुनाव होना चाहिए। हो सकता है सत्येंद्र भारद्वाज जी बन सकते थे, उन्हें मौका मिलता तो वो नॉमिनेट करते और लोग सत्येंद्र भारद्वाज को पीसीसी चीफ बना देते। बीच के अंदर क्या सत्येंद्र भारद्वाज पीसीसी चीफ नहीं बनना चाहते? बात बताइए स्वप्निल जी, बीच के अंदर किसी अध्यक्ष को अगर पद से मुक्ति मिलती है तो उसके लिए कार्यवाहक मतलब पीरियड के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। मैं इसमें नहीं सत्येंद्र जी, मुझे ये बताइए कि अगर आज आप पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं तो आप चुनावों का इंतजार करेंगे, आप नॉमिनेट करेंगे, लेकिन वो सब होता कहां है? नहीं होता है, कहां होता है? के अंदर होता है। मैंने आपको अभी इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हमारे हमेशा कैंडिडेट खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार सर मैंने भी आपको बताया, उनमें से आखिर के दौर में तो सबका हश्र ये हुआ कि वो निकाल दिए गए। 2014 से लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये कहां चला आ रहा है? जो चाहते हैं अमित शाह जी वो हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हो रहा है। अध्यक्ष वो दिख तो यही रहा है ना कि आपके अभी वही हो रहा है। लेकिन पुनीत जी मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। पुनीत जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। आपने जैसे कहा कि नहीं विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को चुना, विधायक दल ने पुनीत जी सवाल तो सुन ले। मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को चुना, विधायक दल ने चुना मनोहर लाल खट्टर जी को। मैं ये कह रहा हूं आपके यहां के पार्षदों ने आप ही के बीच के एक बागी पार्षद को मेयर चुन लिया। ऐसा कहां होता है सर? ऐसा किस लोकतंत्र में होता है? आप बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। नहीं लोकतंत्र मैं कह रहा हूं पार्षदों ने मिलकर ही तो अपना चेहरा मेयर चुना होगा ना। अनुशासन मानना पड़ेगा। आंतरिक लोकतंत्र का नहीं, एक बागी को चुना। स्वप्निल भाई मुझे अपनी बात कहते हाँ, बोले पुनीत भाई। जब गर्ग साहब से बात कर रहे थे, पुखराज जी से बात कर रहे थे, तब भी आप ये बात कह रहे थे। हाँ। हर पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की अपनी व्यवस्था होती है। हाँ। कहीं पर कम या कहीं ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र में हम खुलकर बहस करते हैं, अपना विचार रखते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब पार्टी एक निर्णय करती है तो उस निर्णय के साथ सब खड़े होते हैं। उस निर्णय का जो उल्लंघन करेगा वो अनुशासन नहीं। अब देखिए, मिलकर सब के चुनाव की बात करना और पार्टी का एक निर्णय, पार्टी का निर्णय कुछ चुनिंदा चेहरे लेते हैं, परिलक्षित करता है। मेजॉरिटी में क्या आपके सारे पार्षद चाहते थे किसी बागी को ही अब मेयर पद का प्रत्याशी बना दे? नहीं पार्टी
ये तो ऊपर से आया गया होगा ना, ये कौन मानेगा पुनीत जी, आप खुद बताइए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या फील्ड रिपोर्टर सारे निर्णय करता है? हर जगह एक हायरार्की होती है, हर जगह एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की का पालन किया जाता है, लेकिन उस हायरार्की तक कौन योग्य व्यक्ति पहुंच सकता है, इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। हाँ। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या और कम से कम सत्येंद्र मौजूदा भारद्वाज जी की पार्षदों को पार्टी में मौका मौजूद मिला नहीं कि है। हम मेयर बनना चाहते हैं? भारद्वाज जी की पार्टी में 1998 से लेकर 2020 तक या तो सोनिया जी अध्यक्ष है या राहुल जी अध्यक्ष है। अब दोनों ही अध्यक्ष नहीं है तो कोई कार्यवाहक अध्यक्ष है। नहीं, अब लेकिन फिर अगर आप उनको कह रहे हैं कि हर बॉडी का अपना इंडिपेंडेंट तरीका होता है, तो कांग्रेस का तरीका उनको मुबारक। अगर कांग्रेस का तरीका उनको मुबारक। देखिए, आपका आंतरिक लोकतंत्र ये भी तो है कि आप कांग्रेस का परिवारवाद देख लेते, लेकिन अकाली दल का नहीं देखते, हायरार्की क्या होती या अब तक नहीं देखते थे, अब शायद दिखने लगे। हायरार्की है, नरेंद्र मोदी जी का हायरार्की है, अमित शाह जी का हायरार्की है, क्या बोल रहे हैं आप? आप क्या है ना हायरार्की? भारतीय आपने जनता स्वीकार किया ना पार्टी ने पुनीत जी हमेशा बात को। परिवारवाद का विरोध किया है, लेकिन हम पर हमारे अकाली घर दल में के इस नहीं। बात का करेंगे, पर हम अकाली हमारे दल के घर नहीं। अंदर चलिए, सारी चीजों श्याम को सुंदर जी देखते हैं। क्लोजिंग कमेंट दे दें, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। रूप से राजनीतिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जीवित नहीं है। वही कारण है कि परिवारवाद हावी हो गया है और या नेताओं की एकजुटता हावी हो गई है। दिशा निर्देश ऊपर से आते हैं, उसकी अनुपालना नीचे तक होती है। ठीक। इसलिए ये कहना गलत है कि लोकतंत्र केवल विधानसभाओं में या लोकसभा में लोकतंत्र जीवित रहे। पार्टियों में लोकतंत्र रहेगा तो आगे तक अनुशासन जाएगा। चलिए, शुक्रिया इसलिए शुक्रिया आप सभी का सीपी मेरे साथ जोशी जी ने जुड़ने के कहा- लिए इस चर्चा में।